खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। आज हफ्ते का दिन है और 18 जून सन 2022 है। उम्मीद है कि आप सेहत सलामत होंगे और चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, सलाम जेके देख रहे होंगे और इस उम्मीद के साथ कि हम आपको लगातार ख़बरों से बाखबर करेंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक ख़बरों से बाखबर करेंगे बल्कि आप तक मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है, बिनुकामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, उन ख़बरों से भी बाखबर करने की अशद कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी अहम बात रहेगी वो ये भी रहेगी कि आप हमारे साथ टीवी पर तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिएगा हमारे साथ फेसबुक पर जहां पर लाइव नशरियात शुरू हो गई है। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आप हर पल खबरों से बने रहें। आज जब प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी आपसे शेयर करनी है, वो ये भी है कि जब भी हम खबर लेते हैं ये तनकीद बराए तनकीद नहीं होता है, यानी क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं होता है, बल्कि तनकीद बराए तामीर होता है। हम जब भी बात करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ओवरऑल मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू करें और सरकार के लिए कोई भी इस तरीके की बात ना करें जो किसी भी तरीके से आपको लगता हो कि ये तनकीद है, बल्कि हमारी तनकीद जब भी होती है वो तामीर के लिए होती है। तो इसलिए थोड़ा सा वसील कलम रहा करें। बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें हैं कि जनाब प्रोग्राम में शुरुआती में आप सरकार की बैंड बजाना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। प्रोग्राम हम करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हुकूमत तक सही और असल हकाइक जाए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना फीडबैक लगातार देते रहेंगे जी। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ज्वाइन करने के लिए। और आसिफ, आपकी शुरुआत जब करेंगे आप खबरों की तो सबसे पहले माजी की बात करेंगे कि 18 जून माजी में क्या कुछ हुआ, फटाफट से उस पर एक नज़र डालते हैं। उसके बाद बैक टू बैक 2-3 बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आई हैं जिन पर बात करना शुरू करेंगे हम। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं तय फॉर्मेट के मुताबिक, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से। इतिहास में आज का दिन क्या कुछ कहते हैं वो आपको बताते हैं। और आज जून का यानी छठा महीना जो चल रहा है इसकी 18 तारीख है और 1576 में आज ही का वो दिन था जब महाराणा प्रताप और अकबर के दरमियान हल्दी घाटी की लड़ाई का आगाज हुआ था। 18 जून 1576 में। साल 1987 में MS स्वामीनाथन को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला आज के दिन, और ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी बात मानी जाती, जहां पर बड़ा रोल इसमें MS स्वामीनाथन का था और आज के दिन उन्हें अवार्ड भी इस पर मिला था। साल 2003 में गूगल ने इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस मुतारिफ कराया। इसके अलावा 2009 में नासा ने चांद पर पानी की तलाश के लिए एक जासूसी तैयारा भेजा। शुरुआत आज के दिन हुई थी। मिशन हालांकि बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन आज के दिन बिलाखिर कामयाबी नासा को मिली थी 2009 में। 1815 में आज के दिन वाटरलू की जंग में नेपोलियन की फौज ने बरतानिया को शिकस्त दी। इसके अलावा 1812 में अमेरिका ने बरतानिया और आयरलैंड के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान किया 18 जून को ही। आज के दिन 1812 में अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के दरमियान 1812 की जंग जब शुरू हुई तो उसके साथ साथ मुआहिदों पर दस्तखत का भी करने और कराने का आगाज हुआ, यानी अमन मुआहिदे भी साथ साथ आज के दिन शुरू हुए। इसके अलावा 1941 में तुर्की ने नाजी जर्मनी के साथ अमन मुआहिदे पर आज के दिन दस्तखत किए थे और ये बड़ी पहल मानी जा रही थी, जिसके बाद आज तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात काफ़ी हद तक बेहतर माने जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम मालूमात थी, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे, खबरों की तरफ जाएंगे। शुरुआत आज भी जम्मू कश्मीर से करेंगे, जहां पर एक तरफ नेशनल हाईवे तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन, सलामती सूरत हाल और सियासी बयानबाजी भी अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी है मौजूदा सूरत हाल के बीच। चलिए जी, पहले करते हैं बातचीत श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर। आपको याद होगा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर कल 10:30-11 बजे के आसपास एक बहुत भारी पसी गिराई थी, जिसके बाद तकरीबन 5 से 7 घंटे का वक्त लगा था कि किसी तरीके से उस बड़े बोल्डर को हटाया जाए और रास्ता बनाया जाए। क्योंकि रात देर गए तक ये मुमकिन नहीं हुआ और रात देर गए एक छोटा सा पैसेज बनाया गया जहाँ पर एकतरफा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई, यानी दरमानदा गाड़ियों को चलने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि रात भर और आज सुबह भी इस पूरे सेक्टर के अंदर, यानी रामबन के इस एरिया के अंदर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश जारी रही और श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है। अगरचे कौमी शाहराह पर नए ट्रैफिक को चलने की फिलहाल इजाज़त हुई है। जो दरमानदा ट्रैफिक कश्मीर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर के लिए शाहराह पर कल से था, पहले उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि
कई घंटों की मशक्कत के बाद उस भारी भरकम पत्थर को जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर गिराया था, NH-44 पर रामबन के मकाम पर गिराया था, चमलवास के मकाम पर गिराया था, उसे हटाने की कोशिशों में लगभग अब कामयाबी मिल चुकी है। और इस वक्त जो जोरदार धमाका वहां पर पहले किया गया, जिसकी वजह से जो बड़ा पत्थर था उसको रेजा किया गया और उसके बाद JCB ने बर वक्त कार्रवाई करके उस मलबे को हटाना शुरू किया। और इस वक्त जो इतलात हमें ग्राउंड जीरो से आ रही है वो यही आ रही है कि इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों ने इसमें कामयाबी हासिल कर दी कि 11 से 12 घंटे की तवील मशक्कत के बाद अब आहिस्ता करके कौमी शाहरा पर दरबंदा गाड़ियों को आगे पीछे चलने की इजाज़त दी जा रही है। नदीम आरिफ वहीद हमारे पास इस वक्त तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर है, आरिफ वहीद के पास भी चलेंगे जी, जो हमें ये बताएंगे कि इस वक्त ताज़ा खबर क्या है। जम्मू श्रीनगर शाहरा को दिन भर बंद रहने के बाद आज जुज़वी तौर पर इस वक्त खोल दिया गया। सीधे आरिफ के पास चलेंगे। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। कल जब 11 बजे का वक्त था तो खबर आई थी कि पस्सी गिराई थी, और आज जब हम लगभग 9 बजे का वक्त हो रहा है, 8:45 के आसपास वक्त हो रहा है, तो खबर यह है कि जनाब 11-12 घंटे की तवील मशक्कत के बाद इंतजामिया को कामयाबी मिली है। क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर आपके पास? जी बिल्कुल सर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे जहां कल तकरीबन 10 बजे से लेकर जो है सुबह मॉर्निंग तक अगर हम कहें तो ट्रैफिक बंद ही रहा। कल एक थोड़ी सी स्पेस जो है वहां पर बनाई गई थी, जहां पर एक बड़ा बोल्डर जो है जिसमें 3 ब्रेकर्स जो है वो मुसलसल लगे हुए थे, लेकिन उनको वो पत्थर, वो बड़ी चट्टान जो है तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मॉर्निंग में जो है उसको हेवी ब्लास्टिंग की गई और उस चट्टान को जो है वहां से रिमूव किया गया। लेकिन जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है, तो इस समय जो दरमांदा गाड़ियां हैं, चाहे कश्मीर की और ये जो बनिहाल के स्ट्रेच में या रामबन वाली स्ट्रेच में, उनको निकालने की कोशिश की गई। जिस तरह से ट्रैफिक अफसरान के साथ भी हमारे ऑफिशियली बात हुई, और उसके बाद जो दरमांदा गाड़ियां हैं, जो काजीगुंड में एक बड़ा हेवी जो गाड़ियों का जो मैस है, तो उसको जम्मू की ओर जो है वो चलने की इजाजत दी जाएगी। आज सुबह जो इतलात थी कि सिर्फ दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत मिलेगी, क्या वो इस तरह की कोई एडवाइजरी है या फिर फ्रेश गाड़ियां भी जम्मू से, उधमपुर साइड से निकलने वाली हैं? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताता चलूं, ये जो बनिहाल चमलवास के इलाके में जहां पर ये 4 लेन का काम चल रहा है, जहां पर वर्किंग एजेंसीज काम कर रही है, 90 डिग्री जाविये से जो है ये मुतअद्दिद बोल्डर्स जो है वो सड़क पर गिरकर आ गए थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा विशाल बोल्डर था जिसको दिन भर थोड़ा सा तोड़ा गया, लेकिन फिर भी उसका मार्जिन कम नहीं हुआ। उसके बाद जब लोकल सतह पे या जितने भी पैसेंजर्स वहां पे थे, तो उन्होंने जो है हमारे साथ भी बात की और प्रेशर जो है बनाने की कोशिश की कि हमें जनाब जम्मू की ओर या श्रीनगर की ओर निकालने की इजाजत दी जाए। लेकिन वहां पर स्पेस की तंगी की वजह से वहां कोई भी गाड़ी जो है वो उस समय पार नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर से भी थ्रेट है कि जितने भी अभी बोल्डर्स जो है कई लटके हुए हैं, जहां से 4 लेन का ये स्ट्रेच बनाया जा रहा है, उसमें वो स्ट्रेच जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगरचे आज दरमांदा गाड़ियों को चलने की इजाजत दी भी जाएगी, लेकिन फिर भी वहां वो 90 डिग्री एंगल में जो ऊपर पहाड़ी है, तो वो कहीं खतरे से खाली नहीं है। जिस तरह से ट्रैफिक DSP असगर मलिक का मानना है कि जिनके साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि यहाँ पर जो दरमांदा गाड़ियां है उनको चलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो फ्रंट साइड में जो रोड है वो बोल्डर्स की वजह से जो है वो तबाह हो चुका है। तो उसमें वर्किंग एजेंसीज का मानना है कि 1-2 दिन जो है उसको रिपेयर करने में लग सकते हैं, तो तब तक जो है 1 वे ट्रैफिक को ही वहां से चलाया जाएगा जो जमीनी सूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तकरीबन 11 घंटे की मशक्कत के बाद उस बड़े बोल्डर को हटा दिया गया है सड़क से, और गाड़ियों की आवाजाही को चलने के काबिल बनाने के लिए सड़क को किया जा रहा है। और फिलहाल दरमांदा गाड़ियां जो इस कौमी शाहरा पर कल से हैं, चाहे काजीगुंड सेक्टर में है या रामबन वाले सेक्टर के अंदर है, उन्हें फिलहाल निकालने की कोशिश एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। फिलहाल एक और बड़ी खबर भी आ रही है जी, इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके से, पांपोर का इलाका सांबूरा पांपोर, जहां से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की लाश बरामद हुई है और लाश पर गोली लगने के भी निशान है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त भी हो गई है, और इसकी शिनाख्त पुलिस के सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई है। साउथ कश्मीर पुलवामा से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर नजदीकी खेत से सामूरा पुलवामा पांपोर के आसपास के इलाके में लाश बरामद हुई थी, जिसकी शिनाख्त फारूक अहमद मीर वलद अब्दुल गनी मीर साकिन सामूरा पांपोर के तौर पर हुई है। और इसका ताल्लुक जो था वो जम्मू कश्मीर पुलिस की IRP 23rd बटालियन से था और OSI की हैसियत से ये काम कर रहे थे।
और ये इब्तिदाई खबर जो सामने आ रही है कि नज़दीकी खेत से, यानी जो उनका आबाई घर है वहाँ पर वो थे और मकामी खेत में काम के लिए रात को निकले थे और उसके बाद उनकी लाश आज सुबह उसी एक साइड पर वहाँ पर मिली है, जिसके बाद तशद्दुद के भी निशान वाज़िया तौर पर वहाँ पर है और उसके साथ साथ गोली का भी निशान उनके जिस्म पर था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक नज़दीक से पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस तर्जुमान का मानना है कि एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर दी गई है, तहकीकात शुरू कर दी गई है, लेकिन ये मामला जो है ये उस वक्त सामने आया है जब लगातार कोशिशें की जा रही है कि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर जो है वो बनाया जा सके। फिलहाल बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक और जवान पर नज़दीक से गोली चलाई गई है, घर पर मौजूद थे, घर से शाम को ये निकले थे खेत की और जिसके बाद आज सुबह उनकी लाश जो है वो नज़दीक ही खेत से मिली है, जिसके बाद उनकी शिनाख्त भी हो गई है। पुलिस की तरफ से एफआईआर कर दिया गया है। थोड़ी देर पहले रेस्टिंग सेरेमनी भी हुई है और उनके घर पर आहू बुगा का आलम भी इस वक्त बना हुआ है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेख कौसर। बहुत शुक्रिया कौसर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पर आप मौजूद हैं? पुलिस का इब्तिदाई रिपोर्ट क्या कुछ कह रहा है और क्या वाकई तौर पर छुट्टी पर ये थे और कितने दिन से घर पर मौजूद थे? क्या कोई पता लगा है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल गवर, आपको बता दूं कि इस टाइम मैं ट्रेनिंग कमांडो सेंटर लेथपोरा में हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रेत लेइंग सेरेमनी है, जो कि फारूक अहमद नामी सब इंस्पेक्टर जो मिनिस्ट्रियल कैडर के थे वो कल शाम 9 बजे के करीब खेत को पानी भरने के लिए घर से निकला था। तो रात को घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो ताहम उसकी डेड बॉडी जो कि खेत में मिली है। इस हवाले से पुलिस पापोर ने एफआईआर दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि शरीफुल नफ्स इंसान थे और अगर किसी को दुख सुख में वो शामिल होते थे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रेस्लिंग सेरेमनी हो रही है, इसमें एजी आर्मड पुलिस और डीआईजी साउथ एसएसपी अवंतीपोरा के साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब मेरे पीछे देख रहे हैं ये तस्वीरें जो है ये अभी जो फारूक अहमद की डेड बॉडी है इसको इसके घर लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस भी मौजूद है। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें ट्वीट भी आया है कि पुलिस की तरफ से कि इसको मिल्टन टू ने पिस्टल फायर किया है और इसको मार दिया गया। जी गवर, एक चीज और भी बताइएगा, मुकम्मल तौर पर छुट्टी पर थे या रात को छुट्टी पर घर आना, क्या सिलसिला चल रहा था? कोई घर वालों से बात हुई है इस बारे में, कंफर्मेशन हुई जहां से उसके बाद वो घर से बाहर निकले? यानी छुट्टियों पर कुछ दिन से थे या फिर सिर्फ आना जाना लगा रहता था ड्यूटी से घर, घर से वापस ड्यूटी पर? जी बिल्कुल आसिफ, आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि ये कल ये ड्यूटी पे मौजूद थे तो कल शाम को ये घर की तरफ निकला था। तो यहाँ पे भी ड्यूटी में भी इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो खेत है उसमें पानी भरने के लिए मुझे जाना है क्योंकि घर का काम भी जरूरी है। और ये मिनिस्ट्रियल कैडर का ये उसमें काम करता था। तो लेकिन इसके घर वालों के साथ अभी बात नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स है उनका कहना है कि ये हमें कल शाम को पता चला कि ये घर से निकला है और घर वापस नहीं आया। उसके बाद जो लोकल्स है वो निकले हैं रात को ढूंढने के लिए और 2:30 बजे के करीब इसकी डेड बॉडी मिली है खेतों में। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ शेख कौसर ज्वाइन करने के लिए। रेस्लिंग सेरेमनी यानी जो एजाज़ी अलविदाई तकरीब होती है, कौमी परचम में उन्हें रखा जाता है और फिर पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के आला अफसर जो है वो अपने तरीके से वहाँ पर सलाम अक़ीदत भी पेश करते हैं और फिर एजाज़ के साथ उन्हें घर तक लिए जाया जाता है, जिसके बाद उन्हें सुपर्द लहद भी किया जाता है। और ये पहला मौका नहीं होगा जब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को क्लोज रेंज इस तरीके से फायर किया गया। अगर आप ज़िला पुलवामा की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि सिर्फ 2-2.5 महीनों के दौरान भी इस तरीके 1-2 इंसिडेंट्स आपको एंटायर कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे जहाँ पर पुलिस को इस तरीके से बेदर एक निशाना बनाया गया। और फिलहाल पुलिस ने इस बात की जाँच, इस बात का एक पहला ट्वीट जो है इसमें यह साफ कर दिया है कि मिलिटेंट की तरफ से पिस्टल का इस्तेमाल किया गया और कुछ ज़ख्मों के निशान भी जो हमने ब्लर करके इस पर रखे हैं वो भी दिखे गए हैं, लेकिन पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स में भी बता रही है। IRP 23rd बटालियन के ये सब इंस्पेक्टर थे, मिनिस्ट्रियल कैडर के अंदर थे, लेकिन मिलिटेंट ने अपने हाथ जो मिलिटेंट के हाथ जो है वो कल रात देर गए से मिसिंग थे और आज मिलिटेंट ने फायर करके उन्हें शहीद कर दिया है। फिलहाल जी बढ़ते हैं जी आगे, ज़रा अब बात पाकिस्तान की भी आपके सामने रख देते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मामला
पिछले 2 दिन से सुर्खियों के अंदर FATF का मामला है और FATF ने फिलहाल पाकिस्तान को कोई भी बड़ी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि खबर यह थी कि शायद FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर होगा, लेकिन कल रात देर गए जब इजलास इख्तिताम पजीर हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया कि फिलहाल पाकिस्तान FATF की लिस्ट में रहेगा। बिल्कुल, फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। FATF के सदर की तरफ से ये बात कही गई है और जो रुकन ममालिक है उनने इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम ममालिक जो FATF का हिस्सा हैं, इसके साथ जुड़े हैं, उन सभी ने मेहनत की है और इस मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। लिहाजा इसको यानी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में जो फैसला लेना है उस पर बहुत सोच विचार हुई है, बहुत जायजा लिया गया है। लेकिन अब जो जायजा टीम है जो मौजूदा वक्त में देख रही है कि किस मुल्क ने दहशतगर्दी समेत ऐसे मामलात पर कार्रवाइयां की हैं जहां पर दीगर ममालिक को उसके इक़दामात से नुकसान न उठाना पड़ा हो, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। दरअसल FATF का 4 रोज़ा इजलास जो कि जो गुज़श्ता दिनों शुरू हुआ था जर्मनी में बर्लिन के अंदर, बर्लिन शहर में, लेकिन इस दौरान ये चीज़ उस वक्त सामने आई जब मीटिंग ख़त्म हुई, 4 रोज़ा इजलास ख़त्म हुआ और उसके बाद प्रेस बयान सामने आया और मुख्तलिफ ऐसे ममालिक जिन पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाबंदियां लगा सकता है या लगाने की सोचता है, उनकी लिस्ट उनके सामने है। ग्रे लिस्ट में किसका शुमार होगा, किसका नहीं, और ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और टेररिज्म को लेकर किसी तरह के खात्मे के लिए इकदाम न करना, फाइनेंसिंग उनकी करना, ये सारे इल्ज़ाम जो पाकिस्तान पर भी मुसलसल लगते रहे और अब जाकर जो बाकायदा ये कहा गया है कि जो मयार है, सेट प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से मौसर इकदाम उठाने के लिए जायजा टीम तैयार की गई है जो ऑलरेडी इन चीज़ों को देख रही है। और बर्लिन के अंदर 4 रोज़ा इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें साफ कर दिया गया कि अब जाकर जायजा टीम तमाम चीज़ों को दोबारा देखेगी और मौजूदा जो नई सरकार भी पाकिस्तान के अंदर है वो क्या इकदाम करती है, उन सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा जाएगा कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए या अगर जो फाइनेंसिंग के उन पर इल्ज़ामात है उससे खुद को बरी करने के लिए कोई ऐसे एक्शन करती है कि वो मुत्तफिक हो पाए, या फिर तमाम लोग जो माहिरीन हैं या फिर जायजा टीम का हिस्सा हैं उन लोगों को अगर लगे कि इस तरह का कोई संजीदा अमल पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया है तो तभी उसको राहत मिल सकती है। बसूरत दीगर शायद अभी पाकिस्तान के लिए अच्छे पैगामात इस इजलास से भी नहीं आए। यानी नई हुकूमत जो शहबाज हुकूमत की है उनके लिए एक बड़ा दचका लग चुका है, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा ये उम्मीद थी कि 28 में से 27 पॉइंट्स पर काम हो चुका है और शायद FATF उन पाबंदियों से पाकिस्तान को बाहर निकालेगा और ग्रे लिस्ट से बाहर निकालेगा, उसके बाद वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और तेज़ करेंगे। उस पर एक बड़ा रिजर्व लग चुका है और फिलहाल FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की ही बात रखी है और कहा है कि जायजा कमेटी जाएगी, देखेगी, उसके बाद दोबारा फैसला जो है वो लिया जाएगा। अब आते हैं जी आगे, बात करते हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह साहब की। राजनाथ सिंह साहब 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद थे, जहां श्रीनगर के अंदर बैक टू बैक कई बड़ी मीटिंग्स का उन्होंने एहतमाम किया और वहां पर जायजा भी लिया। वहीं पर जम्मू के अंदर एक बड़ा बयान भी उनकी तरफ से सामने आया है। बिल्कुल, साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होने या कराने का उन्होंने इशारा दिया है और ये उस वक्त हुआ जब 3 रोज़ कबल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्टोरल रोल या बाकी जो अमल मुकम्मल करना है 31 अगस्त और 25 जुलाई ये सारी तारीखें रखी गई, कब क्या प्रोसेस मुकम्मल होगा। उस बयान के 3 रोज़ बाद वज़ीर दिफा का दौरे का आखिरी दिन था जब वो श्रीनगर से जम्मू पहुंचे तो उस अहम तकरीब का हिस्सा थे जहां पर दीगर कई अहम शख्सियात भी थी और इस बयान के मुताबिक 3-4 बड़ी बातें उन्होंने कही अपने बयान में। एक तो कश्मीरी पंडितों के हवाले से बात करते हुए कि किसी भी फिरके को, किसी भी कश्मीरी पंडित को या किसी भी मजहब का कोई शहरी हो वो उनको सिक्योरिटी देना सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए किसी को भी कश्मीर छोड़ने की इजाज़त नहीं होगी, ना ऐसा हुकूमत होने देगी। दूसरी बात ये कि असेंबली इंतखाबात कराने या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके लिए हो सकता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दिया कि सितंबर अक्टूबर के बाद इस अमल में और तेज़ी आएगी और नवंबर आते आते या दिसंबर तक यानी साल 2022 के आखिर तक इंतखाबात कराने का उन्होंने इशारा दिया। और जो कई वर्षों में यानी पिछले 70 साल एक बार फिर गिनवाते हुए और साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि 70 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 3 से 4 वर्षों में हुआ। इसका बड़ा उदाहरण, बड़ी मिसाल उन्होंने कही कि मौजूदा वक्त में जो सरमायाकारी हुई है, जो चंद बरसों पहले तक 5 अगस्त 2019 तक के पहले के आदाद शुमार उन्होंने रखे और उसके बाद क्या कुछ हुआ। लेकिन बड़ी बात ये उन मुलाजमीन को भी जो सरापा एहतजाज सेंट्रल कश्मीर से जम्मू तक हैं, कश्मीरी पंडित हैं या फिर इसके अलावा PMDP के तहत काम करने वाले मुलाजमीन हैं, सभी को उन्होंने कहा कि किसी को भी वादी छोड़ने की इजाज़त नहीं है, हमारी अव्वलीन तरजीहात में आपकी सलामती शामिल है। हिजरत
नामंजूर, किसी भी कम्युनिटी की हिजरत जम्मू कश्मीर से नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, 370-35 से ख़त्म होने के बाद मरकज़ी कानूनों का इतलाक़ हुआ है जिससे आवाम को राहत मिली है। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर तरक्की की रफ्तार में और ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, इसका भी उन्होंने इशारा दिया। और बड़ी बात जो उन्होंने इशारों में समझाने की कोशिश की कि इस साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। एक बड़ी तकरीब से उन्होंने खिताब किया। क्या कुछ राजनाथ सिंह साहब ने कहा, ज़रा फटाफट से इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद ज़रा बात करते हैं डॉक्टर करण सिंह की भी, जो इसी तकरीब के अंदर मौजूद थे लेकिन गिले शिकवे भी अल्फाजों के ज़रिए से सामने रखे। क्या कुछ उन्होंने भी कहा वो भी बताएंगे। पहले जरा राजनाथ सिंह साहब को सुनते हैं। सौतेला व्यवहार न किया गया होता तो जो यहाँ अलगाववादी ताकतें थीं तो उनको कभी मजबूती अथवा वह जो ताकत मिली है वह न मिली होती। आजादी के बाद जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय हुआ होता तो भारतीय संविधान की धारा 370 ने जम्मू और कश्मीर को अलग थलग जो बनाए रखा और इस अलगाव से पैदा होने वाली समस्याओं को यहाँ की जनता ने बहुत पहले ही भांप लिया था। भारत की आजादी हासिल होने के चंद महीनों बाद ही जम्मू और कश्मीर में प्रजा परिषद पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने ही बाद में यह नारा दिया कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 26 नवंबर 1952, नवंबर 26, 1952 को प्रजा परिषद के कद्दावर नेता स्वर्गीय प्रेमनाथ जी डोगरा ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जगह जगह उन्होंने सत्याग्रह भी किए। प्रजा परिषद का यह आंदोलन तब राष्ट्रीय स्वरूप ले लेता है जब जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मार्च 1953 में कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का उन्होंने फैसला लिया। राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए बहनों भाइयों 1952-53 का यह आंदोलन एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, क्योंकि आने वाले कई दशकों तक आर्टिकल 370 को समाप्त करना इस देश का एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ था। बहनों भाइयों, हमें जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए 7 दशकों तक 7 डिकेड्स तक यहां के लोगों ने आंदोलन किया। अपने नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी हम लोगों ने खोया। 90 के दशक में एकता यात्रा के दौरान कई यहां की हस्तियों को भी, यहां अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने खोया। संयोग देखिए कि जिस एकता यात्रा को भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने निकाला था, उसके सारथी वही थे जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे तमाम प्रयासों और आंदोलनों के बावजूद वोट बैंक की राजनीति और अन्य निहित स्वार्थों के कारण धारा 370 को समाप्त नहीं किया गया। इसलिए जब 2019 में लोकसभा चुनाव कश्मीर के बाहर से 70 सालों में केवल 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था, जबकि धारा 370 समाप्त होने के बाद 2 सालों के अंदर 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में हुआ। ये क्या हो रहा था जम्मू कश्मीर के साथ, यह बात समझ में नहीं आती। यह अपने आप में साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर की तस्वीर और तकदीर अब दोनों तेजी के साथ बदल रही है। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने इस सोशल फैब्रिक को हमेशा तोड़ने की कोशिश की है और रेडिकल्स को बढ़ावा दिया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नफरत को भड़काने की कोशिशें फिर तेज हुई। भद्रवाह में हुई हिंसा की घटना इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इस प्रदेश की संस्कृति के खिलाफ है। इंसान और इंसान के बीच नफरत पैदा करके कोई भी प्रदेश या देश किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते। कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने के साथ साथ कश्मीर घाटी में ट्रांजिट एकोमोडेशन के निर्माण और उनके लिए राज्य में अतिरिक्त नौकरियां देने के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का पैकेज भी अलग से दिया था। जम्मू और कश्मीर ने विस्थापन का दर्द झेला है, उसे हम दोबारा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं।
राजनाथ सिंह साहब को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया और माजी की तारीख से लेकर हाल और मुस्तकबिल के लेकर क्या कुछ प्रोग्राम्स है उस पर भी गुफ्तगू हो रही थी। लेकिन ज़रा बात इसी तकरीब की एक और बात भी करते हैं। जब कल ये तकरीब मुनक्किद हो रही थी जिसमें वज़ीर दिफा साहब बोल रहे थे, तो डॉक्टर करण सिंह साहब का भी बयान सामने आया है और डॉक्टर करण सिंह साहब ने अपनी बात जो रखी है वो तवारीखी पस मंज़र के अंदर रखी है और उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा पूरी तौर पर बहाल किया जाए। साबिक सदर रियासत और साबिक मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर करण सिंह कल जब इस तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उनका मानना था कि रियासत जो साबिका रियासत थी उसको वापस रियासत का दर्जा भी दिया जाए और जिस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह ने इनकी सरहदों को तैयार किया था, एक तरफ से चीन के, एक तरफ से रूस तक सरहदें थी और एक तरफ से सरहदों का तयन किया था, उन सरहदों में अब वो रियासत बिल्कुल भी नहीं है और ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ज़रिए निज़ाम कश्मीर से लेकर मौजूदा जम्मू कश्मीर को एक साथ एक रियासत के तौर पर देखा जाए। और साथ ही कल उन्होंने इस बात का भी खुलासा पेश किया कि महाराजा गुलाब सिंह को तारीख़ में जिस कदर जगह मिलनी चाहिए थी वो जगह आज तक भी नहीं दी गई है और उनका मानना था कि जिस तरीके से महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत की हदें मुकर्रर की थी, आज वो हद है नहीं और रियासत एक छोटी से खिते के अंदर तब्दील हो गई है। हरियाणा और हिमाचल से भी अब छोटी रियासत बन चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कल वज़ीर दिफा के सामने ये बात रखी कि रियासत के लिए जल्दी से स्टेटहुड को बहाल किया जाए ताकि जो मुश्किलात और मामलात उन्हें दरपेश है उन्हें हल किया जा सके। लोग भूल जाते हैं तो समझते ऐसे ही बन गया जम्मू कश्मीर का राज। ऐसे नहीं बना, हर एक जगह लड़ाई लड़नी पड़ी, गिलगित में लड़नी पड़ी, लद्दाख में लड़नी पड़ी और डट के, और कितनी कुर्बानियां दी होंगी और कैसे कैसे जर्नैल आपने नाम सुना होगा, जनरल जोरावर सिंह जो मिलिट्री इतिहास में सारे विश्व में प्रसिद्ध है, उस किस्म के नेता जनरल बाज सिंह, मेहता बस्ती राम, एक से एक योग्य व्यक्ति और उन्होंने जहाँ जहाँ इलाके लिए किस तरीके से उनको फिर संभाला। जैसे बताया गया पहले तो यहाँ के जो राज्य थे अलग अलग उनको इकट्ठा किया, फिर ऐसे करके किया और कश्मीर में भी लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि अफगान के जो जन गवर्नर थे उन्होंने आसानी से नहीं दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये राज्य जम्मू कश्मीर का जो बना, जिसने भारतवर्ष की सरहद चीन और रूस तक पहुंचाई, एक बहुत बड़ा कारनामा है और ये कारनामा मुझे लगता है ये डोगरा कौम का था, वैसे सभी उसमें थे लेकिन डोगरा का विशेषकर और महाराजा गुलाब सिंह जी का ये कारनामा था जिसको इतिहासकारों ने अभी न्याय नहीं किया। यानी हम पढ़ते हैं बड़े बड़े योद्धा हुए हैं हमारे देश में, छत्रपति महाराज हुए हैं, राणा प्रताप हुए, सब बहुत बड़े योद्धा हुए, हम उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन वो सब भारतवर्ष की सीमा के अंदर लड़ते रहे। हम ही हैं जिन्होंने भारतवर्ष की सीमा को बढ़ाया। पहले तो सिख पहुंचे थे काबुल तक, लेकिन वो पकड़ नहीं सके, आप वापस आ गए। फिर डोगरा कौम नहीं थे जो उन्होंने जाके उन एरिया को संभाला। खुद ही कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे व्यक्तिगत निमंत्रण पर इस अवसर पर यहाँ आने का कष्ट किया। आदेश जब हमारी मीटिंग हुई इस संस्था के बारे में किसको बुलाया जाए, तो सर्वसम्मति से उसी समय सबने कहा कि राजनाथ जी को बुलाइए, तब आनंद आएगा, क्योंकि डोगरा कौम ने हमेशा रक्षा की देश की और आप आज देश की रक्षा कर रहे हैं। हमारे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। चलिए जनाब, आप सुन रहे थे डॉक्टर करण सिंह साहब को कि क्या कुछ वो कह रहे थे। वक्त हो गया है जी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आएंगे। ज़रा बात करते हैं कि एक दो तीन बड़ी अहम खबरें, एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान भी सामने आया है, उसके साथ साथ बात करेंगे मुल्क के अंदर जारी एहतजाजों के बीच आज का दिन क्या कुछ कह रहा है। इग्नो की भी एक खबर आ रही है और DRDO के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है और यात्रा के हवाले से भी एक अपडेट है। ये सारी खबरें आपको बैक टू बैक बताएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार खबरों की रफ्तार को और तेज़ी के साथ आपके सामने रखेंगे।